हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपन गोयल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं शिवम राज अग्रवाल। तो अभी इस साल इन्होंने एसएससी सीजीएल जो है जीएसटी इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसे रही है और इन्होंने प्रेपरेशन कैसे करी है। और जो भी आपके सवाल होते हैं जो मुझे मिलते हैं कि ये मतलब प्रेपरेशन कैसे करें, तो आज हम शिवम से ही पूछेंगे कि उन्होंने अपनी प्रेपरेशन कैसे करी, उनके फेलियर्स क्या रहे, उनके जो स्ट्रेंथ क्या रही, वीकनेस क्या रही, सब कुछ हम उसके बारे में जानेंगे शिवम से। सो वेलकम शिवम टू अवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके शिवम, पहले तो आप मुझे बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपने क्या पढ़ाई करी है, वगैरह वगैरह। सर मैंने 10th नबी नगर से किया, बिहार में ही है, औरंगाबाद जिले में। हम्म। सीबीएसई बोर्ड से मैंने किया था। उसके बाद सर मैंने 12th सर सेंट जेवियर कॉलेज रांची से किया था। ओके। और उसके बाद सर मैं गया दिल्ली। और दोनों साइड ही मतलब कि 10th में भी मेरे ठीक ठाक थे, 10 CGPA था, और 12th में भी मेरे 84% के आसपास थे, हम्म। 84-85 के आसपास। हम्म। और फिर मैं गया सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने एडमिशन लिया था शहीद भगत सिंह कॉलेज में। ओके। और वहां पे मैंने फर्स्ट ईयर मैंने एक थिएटर किया था, पूरे एक साल मैं नुक्कड़ नाटक करते रहा। पूरा दिल्ली घुमा, बॉम्बे घुमा, आईटी दिल्ली वगैरह में परफॉर्म किया, सब जगह मस्ती किया एक साल पूरा। ओके। और उसके बाद सर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया, एक साल एंजॉय करने के बाद पूरा। ओके। और एक साल फिर पढ़ाई स्टार्ट किया मैंने, और मैं कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ता था सब चीज उस टाइम में, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था बहुत सारी चीज का, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था। हम्म। 12th तक मेरा साइंस था, उसके बाद मैंने हिस्ट्री लिया था, अडॉप्ट किया था। ओके। और ऐसा नहीं था कि ग्रेजुएशन में मेरा बहुत स्मूथ चल रहा था। मैं हम्म। फेल भी हो चुका था ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री अपने कोर पेपर में ही मैं फेल हो चुका था। ओके। हाँ, तो फिर मुझे लग रहा था कि चलो हो जाएगा कुछ न कुछ, पार करते हैं, आगे करते हैं। तो वैसे ही चल रहा था। और वो एक साल का ऐसा फेज रहा सर कि मतलब कि पीक पे मेरा पढ़ाई चल रहा था एकदम। और ओके। ऐसा मैं प्रिपेयर कर रहा था सिविल सर्विसेज के लिए ही। हालांकि मैं रिवील नहीं करने वाला था, बहुत लोग से छुपा के रखा था मैंने। ओके। और बहुत पीक पे चल रहा था मेरा पढ़ाई उसी टाइम में। हम्म। और 6 महीने हुए थे, मैंने 2-3 सब्जेक्ट लगभग क्लियर कर लिए थे। एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटी, और हिस्ट्री स्टार्ट ही करने वाला था कि कोरोना आ गया उस टाइम में। ओके। और उसके बाद मुझे घर आना पड़ा। और उसके बाद जैसे सबका हुआ था, मेरे साथ भी बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए थे। हम्म। और उसके बाद सर मैं मतलब कि मुझे ना, आप जैसे पढ़ाते थे क्वेश्चन वगैरह से, तो स्टार्टिंग में मैंने आपका वीडियो देखा नहीं था। स्टार्टिंग में मैं कहीं और से देखा था, क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लगते थे। लेकिन फिर मैंने देखा कि गौरव गर्ग सर का स्टडी आईक्यू पे वो भी क्वेश्चन वगैरह ही कराते थे, करंट अफेयर्स, उनसे मैं बहुत पहले से कनेक्टेड था। हम्म। फिर सर मैंने आपका देखा कि मतलब कि ब्लैक बोर्ड भर गया है, ये क्या बता रहे हैं, एक क्वेश्चन था इसमें, तो इतना तो होना नहीं चाहिए था। फिर मैंने स्टार्ट किया आपका, सबसे पहले मैंने आपका हिस्ट्री का ही वीडियो देखा था, क्योंकि हिस्ट्री मेरा बहुत ही कमजोर था, हालांकि ग्रेजुएशन था, लेकिन हिस्ट्री बहुत ही कमजोर था। तो फिर भी चल रहा था। मैं कहा कि भाई ये बढ़िया है यार, कि एक क्वेश्चन में यार सब चीज मिल रहा है। तो हम्म। उस टाइम से सर मैंने आपका स्टार्ट कर दिया था देखना, ओके। जीएस का पोर्शन। ओके। उस टाइम तक भी सर मुझे एसएससी का कोई आइडिया नहीं था कि क्या है एक्चुअली में एसएससी। हम्म। एक साल पहले सर सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला था। हम्म। तो मैं फॉर्म भर दिया था, और हम्म। मैं मतलब कि चलो थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं क्या है। हम्म। तो सीएचएसएल का मैंने एग्जाम तो दे दिया, और वो क्वालिफाई भी कर गया था, डीवी मैंने स्किप कर दिया। हम्म। उसी टाइम मैंने सीजीएल का भी फॉर्म भर दिया था। और ओके। सर आपको पता ही होगा कि 2021 तक 100 क्वेश्चन मैथ्स के थे, और 200 क्वेश्चन जो थे इंग्लिश के थे। हम्म। तो इंग्लिश मैंने किसी से कोचिंग नहीं लिया था, इंग्लिश के मैंने 10th क्लास तक, हमारे एक टीचर थे विकास सर, तो हम्म। वही उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था, उसके बदौलत ही मैं इंग्लिश पे डिपेंडेंट रहा। हम्म। और मैथ सर काफी दिन गैप होने के कारण मैथ्स मेरा काफी कमजोर हो गया था। ओके। तो मैं ये जान रहा था कि अगर इस टेम्पो पे पढ़ेंगे तो ये सीजीएल तो निकलना है नहीं, हम्म। इंग्लिश के भरोसे मैं नहीं निकाल पाऊंगा। हम्म। और सर और तो मैं दे दिया ऐसे ही, सीजीएल भी टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, टीयर 2 दिया, मैं समझ गया कि नहीं होने वाला है कुछ, भाई छोड़ो। हम्म। उसी टाइम में सर सीएचएसएल का पेपर 2 होने वाला था, और ओके। मैं स्टेशन पे था, और उसी टाइम में एसएससी का नोटिफिकेशन आया। ओके। उसी नोटिफिकेशन में मुझे पता चला कि पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, हम्म। वैकेंसीज इस बार बम्पर आई हैं, हम्म। जीएस का पोर्शन आ गया है। जैसे ही जीएस का पोर्शन आया, मैं कहा कि ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम्म। इससे बढ़िया मौका फिर शायद कभी मिलेगा। हम्म। उसी टाइम में मैंने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा सा टाइम इसमें देते हैं। हम्म। हालांकि सर मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं कोई कोर्स करूं, या
पर्टिकुलरली बेसिक से स्टार्ट करूँ, तो वैसा मेरे पास टाइम एकदम नहीं था। वहां पे क्विक डिसीजन वाला ही था। तो जीएस का तो सर मेरा सॉर्टेड था कि भाई जीएस में क्या करना है, कौन सर को चुनना है। करंट अफेयर्स का मुझे पता था गौरव गर्ग है। मैथ्स वगैरह का सर वैसा कोई प्लानिंग नहीं था मेरा कि मैथ्स का क्या करना है। इंग्लिश को मैंने कभी नहीं छुआ, केवल हाँ गौरव गर्ग सर का ही उसमें उनका यूट्यूब से मैं थोड़ा सा रिवील करता हूँ सर। एक्चुअली में टेलीग्राम में वीडियोस कुछ कुछ मिल जाते हैं, तो वहां पे गौरव गर्ग सर का भी ना एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का वीडियोस मुझे मिल गया था। केवल 2 ही वीडियोस मैंने उनके देखे थे, ज्यादा नहीं। और उसका लिख लिया था मैंने, क्योंकि ना बहुत सारे वर्ड्स तो आपको ऑलरेडी याद हो जाते हैं और कुछ कुछ वर्ड याद ही नहीं हो पाते हैं। वो मैंने लिख कर नोट कर लिया था कि इसी को याद करेंगे, बाकी सब इसी से मिलते मिलते हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर चल ही रहा था, फिर एग्जाम के लिए मैं देखा कि अब टाइम एकदम नहीं, और बीच में बीपीएससी का भी एग्जाम आ गया था सर। 14 फेब को था। और सीजीएल का एग्जाम आ गया 3 मार्च को मेरा पड़ गया। अब कहा कि भाई 20 दिन इधर मैं बीपीएससी में दूंगा, फिर उसके बाद उधर दूंगा, यानी कि पूरा मतलब कि डिसरप्ट हो रहा था मेरा। हालांकि मैं रिजल्ट आ गया था एसएससी सीजीएल का, तो मैं क्लियर था कि सीजीएल हो जाएगा, क्योंकि मेरा 140 मार्क्स आ रहे थे टीयर 1 में। तो मैं एकदम श्योर शॉट था कि भाई ये हो जाएगा। तो उसके बाद मैं, देखिए सर यहाँ पे अब ऐसा टाइम है कि मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ और ज्यादा इसमें वो भी नहीं कर सकता हूँ। तो उसी टाइम में मैं फिर तैयारी करना स्टार्ट किया कि मॉक देते हैं, उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। तो केवल मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया। पहली बार मॉक टेस्ट दिया, 390 में 195 मार्क्स आए। मैं कहा कि बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब है। फिर मॉक दिया, 215 है, 220 करते करते और भी इधर उधर से मॉक देना स्टार्ट किया। मैक्सिमम मेरा गया 296 मार्क्स, 296। फिर कहें कि अब यहाँ से कुछ नहीं होगा। बीपीएससी के एग्जाम दे के आ गया, अब मेरे पास केवल 15 दिन बचे थे। और उसके बाद मैं घर पे नहीं रुका, मैं दिल्ली आ गया डायरेक्ट कि नहीं घर पे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, मैं रूम पे अकेले यहीं पे दिल्ली में ही टेस्ट वगैरह दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद केवल मॉक टेस्ट ही देता था, केवल उसका एनालिसिस करता था। क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स में अगर 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन बना लूंगा, मैं सेफ जोन में चला जाऊंगा। और मुझे ये भी पता था कि जीएस का पेपर आएगा तो मैं एवरेज से ज्यादा करूंगा। हालांकि मुझे और उम्मीद थी, और मुझे करना चाहिए था, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि मैं एवरेज से तो ज्यादा करूंगा ही, क्योंकि और उसके बाद एग्जाम देने गया, और भगवान का बहुत कृपा था कि मेरा शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट था। 3 मार्च वाली शिफ्ट थी, सबसे टफ थी। और उसी में मेरा 304 मार्क्स आया। और फिर उसके बाद नॉर्मलाइज होने के बाद पता चले, मैंने जो प्रेफरेंस फॉर्म आया था उसका पूरा एनालिसिस किया, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर डाला कि भाई इसी को देखते हैं। और फिर बाकी जो डिविजनल अकाउंटेंट है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इन्फोर्समेंट वगैरह, उस सबको मैंने नीचे डाला। तो मेरा ऊपर वाला ही प्रेफरेंस था ये, तो ये मुझे मिल गया सर। तो शिवम, आपने अभी स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आप ग्रेजुएशन में फेल हो गए थे। हाँ सर। तो वो क्या सिनेरियो रहा था कि ग्रेजुएशन में फेल, फिर सीजीएल आना? हाँ मतलब सर। ये थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि ये क्या मतलब फंडा था। हाँ सर, एक्चुअली ऐसा था कि मैं बताया ना आपको, 1 साल मैंने थिएटर किया। तो थिएटर के ड्यूरेशन में मतलब टीचर्स लोग आपको चाहते हैं कि भाई आप क्लास में दिखो। उनको नहीं मतलब है कि आप कितना कॉलेज के लिए कर रहे हैं, क्या उनसे वो मतलब नहीं था, वो क्लास में हो कि नहीं भाई। तो उसी के बेसिस पे इंटरनल मार्क्स होते थे, 25 या 20 नंबर उसके मिलते थे। वो नंबर 0 हो गए, हालांकि 0 होते नहीं, लेकिन फिर भी लड़कों लोग को 0 कर दिया उन्होंने। उसी के कारण हमारा सेमेस्टर वाइज होता था सर, हर सेमेस्टर में होगा और उसी के बेसिस पे होता था। तो मैं कहा कि चलो अब तो कर ही दिए, अब क्या करें, अब नेक्स्ट ईयर में देंगे। तो फेल कर दिया उन्होंने। उसके बाद एक सेमेस्टर के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ही, फर्स्ट सेमेस्टर का आप थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला मैंने थर्ड सेमेस्टर में फिर एग्जाम दिया, फिर उसमें केवल मैंने पास किया था। फिर मैं सेकेंड सेमेस्टर में भी फेल हो गया था, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में हुआ था। फिर उसको मैंने फोर्थ में क्लियर किया। हालांकि मेरा सर अभी भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है वो 59.95 है। मैंने री एग्जाम दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। मैं कहा थोड़ा घटा ही दो यार, तब पता चले। घटाया भी नहीं, 59.95 छोड़ दिया उन्होंने। मैं कि चलो कोई नहीं, अब देखते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूंगा कि देखो, शिवम ने मस्ती भी करी है, पढ़ाई भी करी है, फेल भी हुए हैं, और फिर भी जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं। तो ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं शिवम के लिए। तो पहले तो शिवम एक चीज बताइए मुझे कि आपने जो ग्रेजुएशन करी है वो कौन से साल में करी है?
मैंने सर 2018 में स्टार्ट किया था, 2018-21। हाँ हाँ, तो और उसके 2018 में आपका कंप्लीट हो गया था नहीं ग्रेजुएशन? सर, अच्छा, 21 में कम। हाँ 21 में कंप्लीट हुआ। हाँ सर। तो आपने जब 2021 में कंप्लीट किया तो उसी टाइम आपने तैयारी स्टार्ट करी या नहीं मतलब? नहीं सर, नहीं हम्म नहीं सर। हम्म एक्चुअली मैं 2021 में जब मेरा क्लियर हुआ था, तो मैंने बताया ना कि सर मैं फेल हो गया था। हाँ। तो मैं देखा कि 59.95 है, तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, और हम्म 60 के पार ले जाते हैं कैसे भी करके। हम्म लेकिन मैंने पेपर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। फिर ओके। कहें कि अब छोड़ देते हैं, और उसी टाइम में 2021 में ही मैं आगे का पढ़ाई कर ही रहा था, हम्म बीपीएससी वगैरह का कर रहा था। और सर बीपीएससी में भी मैं क्या बताऊं, पहला पेपर मैंने दिया था उस टाइम में मेरा 102 के आसपास आ रहा था। हम्म और अगर उस समय पेपर कैंसिल नहीं होता तो मेरा वो निकल गया था ऑलमोस्ट। ओके। फिर उसी का री एग्जाम हुआ था सर, जो कैंसिल हुआ था उसी का री एग्जाम हुआ था, और उसमें भी मेरे 101 मार्क्स आए थे। ओके। लेकिन उसका उस बार भी कट ऑफ 111 चला गया। मैं हम्म कहा कि भाई इसमें भी फिर गड़बड़ हो गया। हम्म तो उस टाइम में सीजीएल का कुछ आइडिया ही नहीं था सर मुझे, मतलब हम्म कि मैंने केवल सुना था कि हाँ एसएससी होता बहुत अच्छा होता है, एसएससी होता है, एसएससी होता है, केवल यही था। हम्म प्रिपरेशन के मामले में नहीं, केवल यही सुनता था, यूट्यूब पे वीडियोस आता था, सीबीआई इंस्पेक्टर बने, ये बने, वो बने, केवल उतना ही तक था सर, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। हम्म एक्चुअली में सर ये मेरा 3 महीना 4 महीना पहले का प्रिपरेशन तैयारी रहा है हम्म सीजीएल का। ओके ओके ओके। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन एक अलग फील्ड में किया, आप हाँ नुक्कड़ भी कर रहे थे, और हाँ फिर सर। आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसमें भी फेल वाली सिचुएशन चल रही थी, अप डाउन चल रहा था। फिर आप कह रहे हो कि आपने बीपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हाँ फिर ये जो एसएससी सीजीएल है, ये अचानक से कैसे गेम में आ गया कि एक साथ हाँ दिमाग में कैसे आ गया आपके? हाँ सर, मैं बताता हूँ। एक्चुअली में सर यहाँ पे ना मौका दिखना चाहिए आदमी लोग को, हाँ क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड से था। तो हाँ। मैथ मैंने पढ़ा हुआ तो था, हालांकि वो बहुत शार्पेंड नहीं था। हम्म लेकिन ये था कि अगर थोड़ा सा अगर मुझे किक मिल जाए तो हो हम्म जाएगा, क्योंकि सीट्स भी बहुत ज्यादा थी। हम्म मुझे नौकरी नहीं लेनी थी, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना था। ओके। तो मेरा ये माइंडसेट था कि क्या मेरे अंदर कुछ है कि नहीं, कि एग्जाम निकाल पा रहा हूँ कि नहीं, केवल मुझे ये देखना था। हम्म इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पापा का भी रहा है सर, कि हम्म 1% प्रेशर नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा करना है करो, नहीं करना मत करो, खाना खाते रहो, केवल उनका यही रहता था। ओके। तो मैंने देखा सर कि 36,000 वैकेंसी है। हम्म मैंने घर में अपने दोस्तों लोग को सबको बोल दिया कि अगले 1.5 साल में अगर जॉब ले लोगे तो किस्मत का बहुत अच्छे होगे, नहीं तो मुश्किल होगा, मिलेगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा। हम्म तो मैंने तो बोल दिया था, मैं अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि अगले 1 साल के अंदर ले लेते हैं, फिर हम्म आगे जो होगा देखा जाएगा। हम्म तो उसी को देखते हुए मैंने जब देखा कि 36,000 38,000 स्टार्टिंग में चल रहा था वैकेंसी आई है, तो हम्म मैं कहा कि थोड़ा सा इस पे देखते हैं, बाई हम्म लक अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हम्म क्योंकि थोड़ा ही सा चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में सर है कि अगर आपका मैथ्स वगैरह का पोर्शन, साइंस वगैरह का पोर्शन अगर ठीक ठाक है, साइंस फिजिक्स वगैरह, तो थोड़ा सा हो जाता है। हम्म और फिर बाकी आप इधर उधर यूट्यूब वगैरह से देख के कर लेते हैं मैनेज। हम्म हम्म इंग्लिश का मुझे टेंशन नहीं था कभी, कभी स्टार्टिंग से नहीं रहा आज तक। मैंने मतलब मैंने आपको बताया ना कि हमारे एक ही टीचर रहे हैं, गुरु, हम्म और उन्हीं के आशीर्वाद से ही मैंने अभी तक किया है इंग्लिश को भी। तो ठीक है। मेरा केवल एक कंटेंशन आ रहा था, हम्म वो था मैथ्स का। तो हम्म उसे मैंने कहा कि अब जो होगा मैनेज कर लेंगे, तो इसी के हिसाब से मैंने सर आगे प्रोसीड किया था। ओके ओके। तो शिवम, मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरा फैमिली मैं बताऊं तो सर जिला घोषित हो जाएगा, इतनी बड़ी फैमिली है। चलो, जीना कोशिश कर दो फिर। तो सर मेरे पापा मम्मी और मेरी 3 सिस्टर्स हैं, एक बड़ी है 2 छोटी है, एक बगल में बैठी हुई भी है बड़ी वाली, आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओके। और 2 छोटी बहन है। और मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी जनरल कंपटीशन की ही तैयारी कर रही है। और मेरी एक छोटी वाली बहन है जो वो मेकअप आर्टिस्ट में गई है, उसे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। ओके। और मेरी सबसे छोटी वाली बेटी, मतलब की बहन जो है, वो है कि उसका सब चीज करना है उसको, खाना अच्छा। वगैरह बनाना भी सीखना है, पढ़ाना भी है उसे, बच्चों लोग को, छोटे बच्चे लोग को, ऐसा है। और मेरे एक्चुअली में सर मेरे गाइड वगैरह जो कहे मेरे भैया वगैरह रहे हैं। हम्म एक भैया जो, मैं पहली बार मैं दिल्ली आया था सर जब, तो हम्म आते ही अगर छोटे शहर से आने के बाद में सर अंदर से बहुत अजीब लगता है। मेट्रो में मैं चल रहा हूँ, हम्म अकेले आया था मैं, मेट्रो में चल रहा हूँ, देख रहा हूँ 100 लोग 1000 लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। हम्म मेरे लग रहा था कि भाई यहाँ पे मैं टिक पाऊंगा कि नहीं। हम्म लेकिन मेरे दिमाग में था कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने दिमाग में ही सेट कर लिया था, या हम्म तो दिल्ली या तो घर, घर रहना नहीं है, दिल्ली ही बचा एक ऑप्शन। वही हम्म। मैंने दिमाग में सेट किया था, और ओके। वही मेरे लिए बहुत क्लियर हो गया था।
तो भैया हमारे थे एक सन्नी भैया, वो अभी यूके में है। तो उन्हीं के साथ मैं गाड़ी पे जाता था, वो बहुत समझाते रहते थे कि कॉलेज वगैरह ज्वाइन करो, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में नहीं था कि कॉलेज में ज्वाइन करूँ। मैं सोचा था कि आराम से सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं 12th में था तो कोचिंग कॉलेज के चक्कर में बहुत पीस जाता था, तो यही मेरा था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, कॉलेज ज्वाइन करो। ओके। कॉलेज ज्वाइन किया और फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। ओके। वो मुझे गाइड करते रहे हमेशा। पापा की तरफ से एकदम फ्री आर्म था, जैसे जो करना है करो। और उसी के बाद हमारे अंकल, चाचा वगैरह हमारे, तो चाचा वगैरह, पता नहीं सर, मैं हरदम बोलता था कि भाई मेरे पे भरोसा मत करो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उनको फिर भी लगता था कि नहीं नहीं, करोगे करोगे। पता नहीं क्यों सर, मैं बहुत कोशिश किया। पापा मेरे रूम में आते थे, अब वो शायद वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा उन्हें। जब वो आते थे, पढ़ाई कर रहा था, तो मैं फटाक से पॉज करता था और फिल्म वगैरह लगा देता कि हेरा फेरी देख रहा है, फिर हेरा फेरी देख रहा है, मूवी वगैरह देख रहा है, ताकि उनको लगे कि पढ़ नहीं रहा है। मैं ये जताना चाहता था उन्हें, मम्मी लोग को भी। और मम्मी से मुझे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि इतनी भोली है ना वो, कि वो मतलब कि ऐसा लगता है कि कुछ बोल देंगे तो वो रो जाएंगी, और बाबू खाना खा लिया कि नहीं खाया, ऐसा टाइप का सर। तो वो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मम्मी को ऐसा ना हो कि बेटा ऐसा थोड़ा सा डिप्रेस हो जाए, ये हो जाए। तो वो चीज बहुत एक था। फिर फैमिली में मेरा एक बड़ा भाई भी है, अमन नाम है उसका। और हमारा छोटा भाई है जिसे सत्यम नाम है, वो भी अभी भोपाल में, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एक इंजीनियर, बाकी सब बन चुके। एक छोटा भाई इंजीनियरिंग के फेज में है अभी, वो 2 साल में इंजीनियरिंग कर लेगा। और सर बहुत लंबा है हाँ, मेरा एक दोस्त, 2 दोस्त है सर हमारे, ज्यादा दोस्त नहीं बनाया, मतलब हैं दोस्त काफी सारे, लेकिन 2 दोस्त हैं, निखिल, अक्षय। और हम लोग तीनों निकलते हैं बाइक पे, जब घर पे रहते हैं तब थोड़ा मोड़ा, मतलब कि 3 अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा घूमने के लिए निकलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, फिर वापस बैक टू स्टडी। ओके। तो शिवम, मुझे एक चीज बताइए कि अभी इस साल ना काफी बच्चे जो हैं जीएसटी इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर, ये एक्चुअली जीएसटी इंस्पेक्टर है क्या पोस्ट, मतलब एक्चुअली इसका काम क्या है, किस तरीके का काम है? हाँ सर, एक्चुअली में सर ये जीएसटी इंस्पेक्टर जो है सर, जीएसटी का जितना भी एक्चुअल, एक होता है सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि अलग ही चीज है, वो जीएसटी से काफी डिफरेंट हो जाता है। जीएसटी में सर जितने भी जीएसटी का जो काम होता है, जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, क्या आपने जीएसटी का बिल भरा है कि नहीं, क्या सही बिल भरा है कि नहीं। आप किसी होटल में जाते हैं तो आपसे बिलिंग लिया, तो उसमें बिल लिखा रहता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो क्या वो सही लगा है कि नहीं, आपने दुकान पे अपने जीएसटी नंबर इंस्टॉल करवाया है कि नहीं। अभी सर चल भी रहा है कि अगर आपने नहीं लगाया तो आपको फाइन भरना पड़ जाएगा। बहुत सारा स्कैम चल रहा है अभी भी, और बहुत सारे लोग एक्सपोज हो भी रहे हैं। तो वो चीज चेक करना सर काम है जीएसटी इंस्पेक्टर का, कि कहीं कोई गलती कर रहा है कि नहीं। तो ये आपकी जो जॉब है ये फील्ड जॉब होगी ना, मतलब आपको सर बाहर रहना पड़ेगा हाँ मतलब? सर, एक्चुअली में ये पूरा फील्ड जॉब नहीं है, लेकिन डेस्क जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा फील्ड जॉब पे भी है, कि ओके। कहीं अगर रिपोर्टिंग आती है, हमारे जो सीनियर्स रहेंगे, सुपरिटेंडेंट जो रहेंगे और उसके ऊपर जो रहेंगे, उनको अगर रिपोर्टिंग आती है कि भाई यहाँ पे ऐसी गड़बड़ चल रही है, तो हमें जाके वहाँ पे हम सीनियर के साथ किसी वहाँ पे जाके हम जाके सर्वे करेंगे कि क्या ये बात सच है कि नहीं। अगर होता है तो वहीं पे फाइन और जो पनिशमेंट होता है उसके अनुसार आगे बढ़ा जाता है सर। तो ये कौन सी ग्रेड पे की पोस्ट है आपकी? या सर ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ओके। हाँ, ग्रेड बी का ये लेवल 7 का ये जॉब है सर। ओके। ओके। तो इस जॉब में प्रमोशंस वगैरह हैं आपकी? हाँ सर, प्रमोशन है, लेकिन सर एक्चुअली में ये जीएसटी का ये कि ये जोन बाय जोन डिपेंड करता है ज्यादातर। ओके। जैसे कि भोपाल जोन हो गया, ये काफी फास्ट है। और फिर क्या कहते हैं, दिल्ली जोन काफी स्लो है सर। लखनऊ जोन भी काफी स्लो है। तो जोन बाय जोन डिपेंड करता है, किसी में 7 साल 8 साल है, किसी में 6 साल 7 साल है, किसी में 5 साल 6 साल, और उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन के बाद सेकेंड प्रमोशन होता है, वो 12 साल के बाद होता है। ओके। और उसके बाद हर 4 साल पे प्रमोशन होती है। ओके। यानी कि मेरी एज अभी 22.5 है, तो मैं हाईएस्ट पोस्ट तक जाऊंगा, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं केवल 2 से 3 साल तक ही वो जॉब कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ओके। ओके। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपकी प्रमोशन, आपने कहा कि मतलब आप मैक्सिमम पोस्ट पे पहुंच जाओगे और जो है आप मतलब 1-2 साल उस पे जॉब कर पाओगे। हाँ हाँ ओके। ओके। तो जब आपने ये सीजीएल का जो एग्जाम भरा था तो आपने मतलब प्रेफरेंसेस क्या रखी थी अपनी पोस्ट की? सर, पहले मैंने डाला था एसओ इन एमईए का डाला था, ओके। कि वो ठीक मुझे लग रहा था। एक वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट का था, हम्म। एसओ इन सीएसएस और जीएसटी।
और जीएसटी। हाँ, तो मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट में मुझे लेना था। मैं जाना था कि एएसओ वगैरह जो होंगे वो दिल्ली में ही पोस्टिंग होंगे। तो हाँ, मैं चाह रहा था अगर दिल्ली में पोस्टिंग होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई दिल्ली के अलावा कहीं भी लेना है मुझे तो मैं जीएसटी के साथ ही जाऊंगा। ओके, ओके। तो ये जीएसटी आपकी सेकंड प्रेफ़रेंस थी? सर, एएसओ के बाद मुझे मेरी थी, तो मैं ये फोर्थ प्रेफरेंस कहूंगा। अगर सीक्वेंस में मैं डालूं तो ये ओके। फोर्थ प्रेफरेंस होगा। आप हमारे स्टूडेंट को बता सकते हैं कि आपकी 4 जो फर्स्ट वाली थी वो कैसे थी? पहले एएसओ थी आपकी? हाँ, सब एएसओ ही था सर। ओके। तो पहले 4 एएसओ थे, फिर हाँ, उसके हाँ। बाद मेरा इंस्पेक्टर पोस्ट का सबसे पहले ये था जीएसटी। जीएसटी इंस्पेक्टर। ओके, हाँ सर। ओके, ओके, ओके। तो शिवम, मुझे आप ये बताइए कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? सर मैं बहुत दिन से इनएक्टिव हूँ सर। काफी दिन से मैं हालांकि अब तो एक्टिव होने का टाइम हो गया है, ये अब एक्टिव होने के थोड़ा बहुत। नहीं, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप सोशल मीडियाज़ वगैरह यूज़ करते थे? क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इससे कैसे दूर रहा जाए? कैसे ना रहा जाए? और मतलब इतना चीज़ें होती हैं। हाँ, दूर रहने का तो मतलब एक सिंपल सा फंडा है सर, हुँ, कि तुम्हें क्या लगता है भाई कि तुम उस सोशल मीडिया से कनेक्ट रह के एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं? हुँ, खुद को ही पता चलता है कि आप अपने आप से कितना सच बोल रहे हैं। हुँ, 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 अगर हुँ, मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ हुँ, तो कितना देर टाइम दे रहा हूँ वहां, हुँ, वो टाइम क्या मैं अपने सेल्फ स्टडी पे दे पाऊंगा कि नहीं? हुँ, मैंने कहा कि उसको देखने से अच्छा अगर जो सामने रहेगा वो दिखते रहेगा हुँ, तो अनइंस्टॉल कर दो। हुँ, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, हुँ, फेसबुक देखेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल। हुँ, व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस नहीं लगाना है, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ टाइम तक तो नहीं लगाना है जब तक नहीं निकल जाए, क्योंकि स्टेटस है नहीं अपना कि भाई स्टेटस लगाओ, क्या तो बात है! इसलिए स्टेटस नहीं लगाना है। ओके। डीपी वगैरह भी हटा दिए थे कि हुँ, भाई देखो मत कौन है कैसे है, मान के चलो कि कोई है बंदा जिंदा है अभी, हुँ, कॉल हुँ, कर लेना जरूरत होगी तो। हुँ, हुँ, केवल हुँ, मैं व्हाट्सएप पे था अवेलेबल और टेलीग्राम पे था, क्योंकि टेलीग्राम पे सर मैं आपसे कनेक्टेड था, मैं आपको हरदम मैसेज करता ही रहा हूँ। हुँ, हुँ, और हुँ, गौरव गर्ग से मैं कनेक्टेड था टेलीग्राम पे। हुँ, हुँ, तो हुँ। टेलीग्राम और ये और एक यूट्यूब पे मैं सर थोड़ा सा एक्टिव रहता था। ओके, तो यही 3 चीज था, उसके अलावा कोई सोशल नेटवर्क से मैं सर सोशल मीडिया से नहीं कनेक्टेड था। ओके। तो जब आपने टियर 1 दिया और टियर हाँ 2 दिया, तो हाँ। उसमें आपने मतलब पहले तो सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मतलब हाँ थोड़ा सर। जैसे मैथ्स पढ़ा, फिर इंग्लिश पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फिर मतलब क्योंकि वो आपने आई थिंक मुझे लगता है कि वो हर स्टूडेंट ही ऐसे करता है कि मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सब्जेक्ट्स हैं क्या? कि मतलब यस। बेसिक्स तो पढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद हाँ। एक जो मेन मेजर फैक्टर रहता है वो रहता है मॉक टेस्ट, जो मुझे यस। लगता है, जो एज़ हाँ ए हाँ सर। मुझे पर्सनल लगता है कि मॉक टेस्ट जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ सर। हाँ। तो आपने टियर 1 में कितने मॉक दिए और टियर 2 में कितने मॉक दिए? हाँ तो सर ऐसा है कि मॉक टेस्ट जैसे आपने बोला उसके बिना एग्जाम नहीं निकल पाएगा। हाँ। ये कोई भी अगर सुन रहा है तो वो लिख ले, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, आप कितने भी पढ़े हो, हुँ, आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कितना टाइम मुझे किसी क्वेश्चन में देना है। हुँ, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको ये सीखना होगा कि मुझे ज्यादा क्वेश्चन जो नहीं आ रहा उसे स्किप करना होगा, हुँ, तभी आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। हुँ, और मेरा ऐसा नहीं था सर कि मैं मैथ्स में बहुत फ्लुएंट था। मैंने आपको हुँ, बताया कि 12th के बाद मैं नहीं पढ़ा था चार हुँ, पांच साल। हुँ, तो मैं सर प्रीलिम्स के पहले मैं सीजीएल वगैरह का मॉक टेस्ट जब देता था तो लगभग 30-35 प्री के पहले मैंने दिया था, और मैं जस्ट क्वालिफाई कर रहा था हुँ, कि मतलब कि बॉर्डर लाइन पर रह रहा हूँ, 130 135 140 ऐसा जा रहा था। हुँ, तो मुझे पता चल रहा था कि शायद क्वालिफाई कर जाऊं, हुँ, लेकिन उसके बावजूद एक डर लगा रहता था कि एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन एग्जाम में जाके कभी कभी गेम एकदम बदल जाता है। हुँ, जीएस का पेपर ऐसा आ गया कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ गया। हुँ, हुँ, हालांकि आप बहुत पढ़े थे, लेकिन हुँ, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया था तो आप वहां पे जाके फंस जाएंगे। हुँ, क्योंकि हुँ, सर मैं आपको बताऊं 2021 में जब मैंने सीजीएल का प्री का दिया था हुँ, तो उसमें मैथ्स में मेरे मात्र 1 मार्क्स आए थे। ओके। 1 मार्क, क्योंकि ना मैं उस टाइम में बस वगैरह से आके बहुत थका हुआ था, और सही क्वेश्चन भी बनाते बनाते पता नहीं क्या मैं वहां टिक करके आया, मैं आके देख रहा हूँ यहाँ पे ये तो सब बनना चाहिए था, हुँ, 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 लेकिन वहां पे जाके मैं सब गलती कर दिया था। हुँ, हुँ, फिर हुँ, भी क्वालिफाई कर गया था क्योंकि मेरा जीएस पोर्शन ने मुझे संभाल लिया था। ओके। जीएस पोर्शन मेरा 30 नंबर, मैं मतलब कि मेरे दोस्त वगैरह जब बता रहे थे कि 20 नंबर बहुत होता है, 50 नंबर, कि 20 नंबर 50 में हुँ, ये क्या बात कर रहे हो भाई, जीएस में इतना कम नंबर लाके फिर क्या होगा? हुँ, तो फिर मैं कहा कि इतना क्रेज है यानी कि जीएस का। हुँ, तो सर वहां पे मैंने ध्यान दिया कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। हुँ, मॉक टेस्ट मैंने सर मॉक टेस्ट देने के बाद ना उसको एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है, हुँ, क्योंकि आप मॉक टेस्ट दिए और आप आगे बढ़ गए तो कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में भी आ सकता है, हुँ, 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 हुँ। और सेम क्वेश्चन आपको फिर से गलती होगी अगर आपने नहीं किया तो।
तो वो सर एनालिसिस पोर्शन भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आप जैसे आप मॉक टेस्ट देते थे तो आपके मार्क्स कितने आते थे, मतलब उसमें 130 140? हाँ सर, इससे ज्यादा नहीं जाते थे, मतलब कि इसी के एवरेज में रहते थे। मैं जिस जितना भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहता था, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे इस टाइप का रहता था। और आपके इस- प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स टीयर 1 में कितने मार्क्स आए थे? हाँ सर, टीयर 1 का सर एक्चुअली में मैंने आंसर की केवल देखा था अपना, और 140.5 आ रहा था। तो इस तो हाँ, हाँ, बताइए, तो बताइए। नॉर्मलाइज मार्क्स मार्क्स मैं देख नहीं पाया था, क्योंकि मुझे पता था कि 140.5 है, यानी कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। हुँ, और इस बार कट ऑफ भी गया था 114। हुँ, हुँ, और उसी टाइम में मैं दिल्ली से लौट ही रहा था घर, मैं ट्रेन में था उस टाइम में। हुँ, 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 और मैं देखा कि मोबाइल में एक्चुअली में सर ना काफी टाइम लेता है लोडिंग लेने में, लिस्ट हुँ, आती है तो हुँ, मैं अपना नाम सर्च किया, नाम ही नहीं दिख रहा है मुझे। हुँ, मैं सोचा कि सर को भेजता हूँ, विपिन सर को, शायद वो देख के बताएंगे। हुँ, लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त के पहले भेजा, और हुँ, मैं सोच में पड़ गया कि भाई ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुँ, फिर बाद में उसने बताया कि नहीं, हो गया है हुँ, टीयर 1। तो हाँ, फिर भी उसके बावजूद मैं देख नहीं पाया कि मेरा कितना मार्क्स है एक्चुअली में नॉर्मलाइज स्कोर। लेकिन हुँ, मैं श्योर था कि मेरा टीयर 1 कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ओके। तो हालांकि मुझे एक डाउट था कि मैं डब्ल्यू के लिए क्वालिफाई ना करूं, लेकिन डब्ल्यू का तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि भाई ये होता क्या है। हुँ, 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 तो हुँ, वो एक अलग पेपर भी होती है उसकी। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, मैं था, मुझे ये क्लियर था कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर जाऊंगा। प्रीलिम्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, तो आपके जब 140 मार्क्स आ रहे थे, हाँ एवरेज 130 हाँ 140 के आसपास आ रहे थे, हाँ तो हाँ सर। आपके एक्चुअल में भी 140 के आसपास ही मार्क्स आए हैं? हाँ सर, 140.5 आया हाँ, था मेरा। मतलब एवरेज, मतलब उसी के आसपास थे। तो कहने का हाँ मतलब हाँ तो ये हुआ कि आपको प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ये थोड़ा-सा श्योर तो हो ही गए होंगे कि यार प्रीलिम्स तो निकल जाएगा मेरा। हाँ सर, क्योंकि और वैकेंसी जितनी थी ना सर, हाँ, तो मुझे हाँ, था कि हो तो जाएगा ये हाँ। क्लियर। और फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स के बाद आपको टाइम मिला था टियर 2 में, मेंस के एग्ज़ाम में, कितना टाइम मिल गया था आपको? सर वो मुझे लगभग रिजल्ट आने के बाद ज्यादा दिन उन्होंने नहीं दिया था। हुँ, उन्होंने मात्र 1 से 1.5 महीने में ही बता दिया था, एक महीने 1 महीने 10 दिन ही दिया था ओके। रिजल्ट के बाद। तो कि आपने हाँ, हाँ, तो आपने उस 1 महीने, डेढ़ महीने में क्या स्ट्रैटेजी रखी? मतलब हाँ प्रीलिम्स सर। तो निकाल लिया, फिर वो हाँ डेढ़ महीना आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए और आपके मार्क्स 304 मार्क्स आए आपके? हाँ सर, ऐसा है सर कि ये कहा जाए कि सर एक लक फैक्टर मेरे साथ भी काम किया। हाँ, हाँ। और ये मेरा पहले का जो प्रिपरेशन था ना सर, पहले जो मैंने बताया ना आपको, मेरा पीक प्रीलिम्स के से एक टाइम में, पहले? हाँ, हाँ, मेरा हाँ, पीक पे पढ़ाई चला गया था जब मैं दिल्ली में था। हाँ। तो उस टाइम का सर मेहनत काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया 14 फेब को बीपीएससी का एग्जाम था। हुँ, और उसके पहले मैं केवल बीपीएससी का पढ़ रहा था, और अचानक से एसएससी ने बताया कि नेक्स्ट मंथ एग्जाम होगा। हुँ, और उसी के बीच में मेरा चल रहा था ये बीपीएससी का। हुँ, तो मैं बीच बीच में केवल एसएससी का टीए 2 का केवल मॉक टेस्ट दे रहा था, एक एक करके, कि ओके। चलो एक देंगे, क्योंकि अभी आया नहीं है डेट, आराम से देते हैं। हुँ, एक एक करके मॉक टेस्ट मैं केवल दे रहा था। हुँ, और बीपीएससी का भी मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि हुँ, मैं उसी का ही मतलब कि फोकस था थोड़ा सा कि निकाल के देखते हैं। हुँ, और बीपीएससी का स्कोर मेरा बन ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था कि सही क्वेश्चन भी बार बार गलत हो रहे थे। ओके। तो एक मंथ बचा था सर, अचानक से उन्होंने बम फोड़ा कि हुँ, नेक्स्ट मंथ है। हुँ, और मैं कहा कि अरे यार, ये तो 28 मंथ का दिन भी है, मंथ भी है। हुँ, और ये तो अब टाइम ही नहीं बचा है कुछ, और जिसमें 14 दिन मेरा इधर चला जाएगा बीपीएससी में। हुँ, हुँ, तो उसके बाद मैं कहा कि यही एक तरीका है कि मॉक पे करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास कि जाके किसी प्रॉपर स्टार्टिंग करते हैं। हुँ, हुँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर कट था, जीएस के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि मैं बीपीएससी के लिए भी कर रहा हूँ, और मैंने पहले भी प्रिपेयर जो किया है हुँ, उसके हिसाब से मेरा जीएस पोर्शन ठीक है। हुँ, जीएस पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर्स आपने सर एक यूट्यूब पे ही वीडियोस डाला था पिछला हुँ, हुँ, 6 महीने का। हुँ, 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 तो उसका मैंने बल्कि नोट्स भी बना लिया था, ये पूरा नोट्स मैंने बना के रखा हुआ था ओके। कि इस पे पूरा लिखा हुआ था, और इससे क्वेश्चन भी आया है, 2 क्वेश्चन तो हुँ, मैं लिख के रखा हूँ। हुँ, और इसी का मैंने नोट्स बनाया हुआ था, तो मैं जाना था कि जीएस का मुझे कोई इशू नहीं होने वाला है। ओके। मुझे था कि मैथ्स मुझे फंसा देगा, हुँ, रीजनिंग में मुझे टाइम लग सकता है, हुँ, रीजनिंग में फंसूंगा नहीं, टाइम लग सकता है। हुँ, हुँ, हालांकि मॉक टेस्ट देने के बाद लग रहा था भाई रीजनिंग में भी फंस जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक वगैरह का मॉक दे रहा था, और उसमें काफी हाई लेवल का मतलब कि कुछ कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन आ जा रहा था। हुँ, तो उसी के कारण ना नंबर मेरा काफी डीप कर जा रहा था, हुँ, बहुत कम नंबर हो जा रहा था। हुँ, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा, कहा कि कैसे भी करके 270 अप करते हैं, देखते हैं हुँ, हुँ, 270 अप हो जाएगा तो शायद मिल जाएगा, कोई भी क्वालिफाई कर जाऊंगा मैं एग्जाम हुँ, के हुँ, लिए। हुँ, मेरे हुँ, दिमाग में था केवल एक ही, क्वालिफाई करते हैं। हुँ, लेकिन सर एग्जाम के दिन आया जब मैं देखा कि अब तो टाइम नहीं है। मैं कहा कि दो एग्जाम हमारा ऐसा था सर, 2 तारीख 3 तारीख
फिर 6 और 7 को था, तो मैं सोचा कि भाई 6 को मिल जाता तो और टाइम मिल जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैं देखा कि अब चलो शांत करते हैं दिमाग, अब जो होगा एग्जाम के दिन ही देखते हैं। एग्जाम सर जिस दिन 3 तारीख को आया, तो मैं डिसाइड कर लिया कि अब जो होना है यहाँ में 2 घंटे में पता चल जाएगा क्या होना है। और मैं ऑटो से जा रहा था, तो ऑटो पे एक लड़का बैठा हुआ था, उन्होंने बोला कि कंप्यूटर का बहुत टफ आ रहा है, क्योंकि एक डर ये भी था कि आप कंप्यूटर क्वालिफाई कर पाइएगा कि नहीं, वो भी एक अलग डर था सर। तो कंप्यूटर क्वालिफाई करना भी था, नहीं किए तो आपका सब मेहनत बेकार हो जाएगा, वो भी एक दिमाग में था कि कंप्यूटर भी क्वालिफाई करना है। गया एग्जाम में, मैथ का क्वेश्चन आया, रीजनिंग का क्वेश्चन आया, मैं कहा कि चलो भाई ऐसा क्वेश्चन है कि संभाल लेंगे। और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं टफ टफ क्वेश्चन मैंने आराम से सॉल्व कर लिए, और इजी क्वेश्चन जो थे, जो गलती हुई मेरे, वो एकदम सिली मिस्टेक्स जो होते हैं ना, वैसा था कि 20/2 को मैंने 11 कर दिया, इस टाइप का मैंने गलती कर दिया। ओके, मतलब और थोड़ा इंग्लिश, एग्जाम प्रेशर वाली चीज हाँ फील। सर, वही वही चीज थोड़ा सा हो गया। हाँ हाँ। और इंग्लिश का क्वेश्चन हमारे टफ, हमारे शिफ्ट में सबसे टफ सर मुझे लगा कि इंग्लिश का ही था, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मेरा इंग्लिश में रहा। ओके। क्योंकि एक होता है सर, आपने क्लास किए हो, यूट्यूब से भी पढ़ा हो, तो मैंने वैसा था नहीं मेरे साथ, और उसके बावजूद मेरे इंग्लिश में 115 है आउट टू 135। और उसके बाद मुझे लगा कि जीएस का पोर्शन मैंने देखा, तो जीएस का पोर्शन भी बहुत लोग को हिला के रख दिया था, लेकिन फिर मैंने बताया ना सर, जो इजी इजी क्वेश्चंस थे वो मेरे से गलती हुए हैं, और टफ टफ जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने ठीक कर लिए थे। ओके। तो जीएस का भी पेपर देने के बाद लगा कि हो जाना तो चाहिए, यहाँ से क्लिक तो कर जाना चाहिए। हालांकि मैंने सबको बोल दिया था कि अब जो होगा मेरे से मत पूछना कि कैसा गया एग्जाम, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, होना होगा तो तुमको पता चल जाएगा, नहीं होना हो तो भी पता चल जाएगा। हाँ। और मुझे डर था सर कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ गए जैसे कि आपको आइडिया, आप सोशली आप कनेक्टेड है तो आपको थोड़ा मोड़ा पता चल जाता है कि इसका आंसर यही होगा। और मैंने पढ़ाई भी किया था थोड़ा सा, पीडीएफ वगैरह से, यूट्यूब वगैरह से, तो उसी के बेसिस पे था मेरा। और मैं वेट कर रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे आपके टीयर 1 और टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो आपने बोला कि मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए, और मैंने कहा कि आपके पास 1 महीने का टाइम था, और आपने बोला कि आपने जो है टेस्ट वगैरह मतलब ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर रखी थी अच्छी खासी, तो बस ये तो एक फाइनल स्टेज थी आपके लिए कि हाँ सर। मुझे बस अटेम्प्ट करना है, ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन तो हो ही चुकी है, ठीक है। सर। और जब आप टीयर 2 का एग्जाम दे रहे थे, जब आप प्रिपरेशन मतलब 1 डेढ़ महीना जब आपके पास रह गया था टीयर 2 के लिए, तो उस टाइम पे आपने कितने मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए थे? सर उस टाइम में सर जितना भी टेक्स्ट बुक का था सब मॉक टेस्ट मैंने दे दिया था। नंबर कोई आप मेंशन कर सकते हैं? लगभग सर 60 से 70 मॉक टेस्ट मैं दिया था। और एक दिन में कितने अटेम्प्ट कर देते थे? एक दिन में सर लगभग 2 से 3, मतलब तो कि 2 तो मिनिमम था कि मैं फुल मॉक टेस्ट देता था, और उसके बाद छोटे छोटे मॉक टेस्ट आते थे सर, जो 30 क्वेश्चन के हो गए, 25 क्वेश्चन के हो गए, मिनी लाइव टेस्ट हो गया जो कि 45 क्वेश्चन का, 66 क्वेश्चन का, ये सब मैं देते रहता था। ओके। मतलब कि दिन भर, मतलब ऐसा है कि 5-10 क्वेश्चन मतलब कि देते रहता था, क्योंकि रिवीजन होते रहे वो चीज, सेम क्वेश्चन। अभी अभी ऐसे है शिवम, बहुत सारे एग्जाम हैं जैसे एसएससी के, तो बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, अभी सीएचएसएल का भी रिजल्ट आया है, ठीक है। आपने बताया भी आपका रिजल्ट सीएचएसएल में भी हो गया है, ठीक है। हाँ सर। तो तो वो तो आप जाओगे ही नहीं उस जगह पे, तो जाओगे हाँ ही सर, मतलब मेरा ऐसा था सर कि थोड़ा देखते हैं, अगर ना सीजीएल का जैसे दिए थे, और सीजीएल का देने के सीजीएल का दिन सीएचएसएल का देने के बाद इस बार आया, उस टाइम तक सीजीएल का रिजल्ट नहीं आया नहीं था, तो मेरे दिमाग में था कि अगर सीएचएसएल का देते हैं तो कोशिश करते हैं टॉप 10 रैंक या टॉप 100 रैंक मेरा आते हैं। तो नहीं। इस माइंडसेट से मैं दिया था, क्योंकि 21 का भी, 22 का भी, 1 पिछले बार जो आया था सर, उसका भी मैंने डीजी स्किप कर दिया था। तो मैं था कि चलो थोड़ा अच्छा स्कोर करते हैं, तो सर मैं मतलब इतना कैजुअली एग्जाम दे के आया था कि आंख बंद करके लगता है मारते जाते हैं, तो उसके बावजूद मेरे 155 आ गए थे। और नॉर्मलाइज जो कि पता चलेगा थोड़ी देर में कितना हुआ है क्या हुआ, 160। तो उसका भी अभी देखा मैंने, सर्च किया नेम, तो शिवम राज अग्रवाल का, कि चलो भाई है, लेकिन छोड़ते हैं हम। चलो वो तो अच्छी बात है। और अभी आपने जो है जीएसटी पोस्ट तो आपने जो है मतलब ले ही लिया, तो अब तो आई थिंक आप उसमें जाओगे भी नहीं, टेस्ट भी नहीं दोगे, आई थिंक। हाँ सर। मतलब जॉब छोड़ो भाई, अब तो मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। हाँ सर। तो एक चीज और बताइए मुझे, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह आप कह रहे हो कि आप दिन भर मॉक टेस्ट देते थे, छोटे मॉक टेस्ट, बड़े मॉक टेस्ट, तो आप इस टाइम पे जो जैसे थियरी पोर्शन होता है हमारा, ठीक है,
और बहुत बच्चों की ये दिक्कत रहती है सर, खास करके जीएस में, जो मुझे मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं कि सर आर्ट एंड कल्चर, सर स्टैटिक जीके, सर ये टॉपिक वो टॉपिक, ऐसा नहीं है। मेनली मेरे को ना जो बच्चों के डाउट्स रहते हैं वो आर्ट एंड कल्चर को लेके या फिर वो स्टैटिक जीके को लेके बहुत आते हैं कि सर ऐसा है कि 25 में से 25 क्वेश्चन ही आर्ट एंड कल्चर के लगते हैं। मतलब जिस तरीके से मैसेज करते हैं वो, तो उनको ऐसा यस लगता है सर। कि 25 के 25 ही आर्ट एंड कल्चर के आगे या 25 के 25 की स्टैटिक जीके के आगे। तो आपने जब एग्जाम दिया तो आर्ट एंड कल्चर आपके वाले पेपर में था? सर आर्ट एंड कल्चर का ऐसे स्पेसिफिक तो याद नहीं है, टीयर 2 में शायद नहीं था। हाँ। टीयर 2 में नहीं था, टीयर 1 में होगा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे टीयर 1 में। लेकिन इतना इतना मतलब आर्ट एंड कल्चर को स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा इस तरीके से फोकस करके कह रहे हैं कि नहीं, मतलब हमारा जो है आई मीन आर्ट एंड कल्चर मतलब इतना ज्यादा फोकस करके करे। आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने सीएचएसएल का भी एग्जाम दिया, ठीक है, यस सर। अभी आपने एसएससी का भी आई थिंक दिया होगा, ये लास्ट ईयर वाला भी आपने एग्जाम दिया, ठीक है, हाँ हाँ सर। तो आपको लगता है कि आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एग्जाम में? सर मुझे तो मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हाँ कुछ पोर्शन तो उसका रहता ही है। बहुत सारा चीज इसका आ जाता है, ट्रेसेस इसके मिल जाते हैं सर, कि आपको डायरेक्टली नहीं पूछा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़े मोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको आर्ट एंड कल्चर छोड़ेगा नहीं कहीं पे भी। तो थोड़ा मोड़ा वो टिंज जो कहा जाता है ना कि साउथ का जो चोला अम्पायर के टाइम में आ गया, या फिर गांधार वाला वगैरह वाला हो गया, तो वो सब कनेक्ट करके थोड़ा ना थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है सर, वो घुमा फिरा कर। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रहते तो हैं सर। और इसके लिए ज्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप टॉपिक वाइज अगर चलें तो ज्यादा बेटर रहता है कि मेरा ये टॉपिक तो क्लियर है कि अगर इस टॉपिक से आता है तो मैं ये तो बना ही लूंगा भाई, कि अगर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से आता है तो मैं वो तो कर ही लूंगा कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा होता है, इतना इसमें कौन ग्रीक्स वगैरह आए थे, कौन सा आकर किस टाइम में आया था, वो आप अगर टॉपिक वाइज चलते हैं तो वो क्लियर तो हो ही जाता है। ठीक है। तो शिव, मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे जीएस होती है, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, हर यस बच्चा सर। हर नाम से बोलता है, जीएस बोलता है, जीके बोलता है, ठीक है। यस तो जीएस जीके जब आप पढ़ते थे, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्कस करते थे उस चीज को? सर मैं ना बहुत सिलेक्टिव स्टडी करता था सर, मतलब कि ऐसा नहीं कि सब चीज पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि क्या आपसे पूछेगा। आपसे मुगल अंपायर पूछेगा और आप पढ़ रहे हैं प्लिस्टोसीन एज का और मायोसीन एज का, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो मैं बहुत सिलेक्टिव स्टडी करता था। और जैसे सर मैंने बताया ना कि मेरे दोस्त वगैरह जो थे उनको मैं वो ना अलग मतलब अलग डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहा था, और मैं एकदम सेपरेट अलग ही था मेरा। मैं किसी से बताता ही नहीं था कि मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ। कोई भी पूछता था मैं कहा चल रहा है बस, कुछ वैसा नहीं है, क्योंकि आप बता देंगे तो उसी समय होप जनरेट हो जाता है वहां पे। तो मैं अपने से ही पढ़ाई करता था और नोट्स बनाते रहता था अपना। मेरा काफी मतलब सेम चीज के ही मैंने 2 बार नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि भूल जाता है इंसान, दिमाग में होता है तो भूल जाता है। तो नोट्स बनाना ज्यादा बेटर रहता है कि भाई एक बार आप कम से कम खोल के एक बार रिवाइज कर ले फटाफट। इसलिए मैंने व्हाइट शीट पे भी सर आपका मतलब एक फाइल में, मतलब कि केवल आपने जो पढ़ाया है केवल वो भर के रखा है, कि एग्जाम से जाने के पहले 1 हफ्ता मुझे केवल लगेगा वो रिवीजन करने के लिए, इतना सारे मैंने बना लिए हैं। इसका मतलब नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हाँ सर, काम तो करेगा, क्योंकि आप एक वीडियो को आप देखेंगे तो आपको 1 घंटा सवा घंटा लग जाएगा। अगर आपने अपने से नोट्स बनाए उसी चीज को देखकर, तो आप उसी चीज को लिखेंगे जो आपको दिक्कत कर रहा है। आप हम्म। फटाफट उसमें एक बार, और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने में टाइम नहीं लगता है सर। तो इसीलिए सर नोट्स मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि नोट्स जो है मार्केट से खरीदे जाते हैं। नोट्स अपने बनाए जाते हैं हमेशा, और वही चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए जो बहुत सिलेक्टिव चीज़ें, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है चीज़ें। तो वो तो आपको नोट्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बार-बार कहीं न कहीं रिपीट होती है। और वो नोट्स बनाइए जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है। तो हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन ही मेन है। हाँ रिवीजन सर। जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जीएस को निकाल पाएँगे। यस सर। हम ये स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है अच्छे से। हाँ हाँ सर, वही है ही सर। उसके अलावा मतलब कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो पढ़ा है कल रात को आप भूल चुके हैं। हाँ, अगर आप बिना देखे अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे तो आप भूल चुके हैं उस चीज को। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। जो आपने लिखा है आपको वही याद रहेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज होता है जो लिखे रहते हैं सर, तो लिखते लिखते ही याद आ जाते हैं, अच्छा हाँ यही लिखा था मैंने। हुँ, 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 तो हुँ। वो दिमाग में क्लिक कर जाता है सर वो चीज।
तो मुझे एक चीज बताइए शिवम कि अभी जैसे आपके सीजीएल में या मतलब एसएससी के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस वाला पार्ट। जैसे तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता था? सर मेरे लिए था मैथ्स। मैथ्स डिफिकल्ट था। हाँ, सबसे इजी था मेरे लिए जीएस और इंग्लिश। जीएस और जीएस मेरे लिए, क्योंकि जीएस मैंने आपके इतने सारे सेम ही चीज वीडियोस देख लिए थे, मैं बताऊं ना सर। तो मैं आपका टेलीग्राम पे वीडियोस मिल गया था मुझे, लेकिन ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं यार, टेलीग्राम पे वीडियो मिल गया लेकिन मजा नहीं आएगा, सर का कोर्स खरीदते हैं। तो आपका कोर्स 10,000 एमसीक्यू कोर्स जो था वो मैंने अपनी दीदी के मोबाइल पे खरीद दिया, और गौरव घर का ऑलरेडी मैंने अपने मोबाइल पे खरीदा हुआ था करंट अफेयर्स, तो सोचा कभी इसको देख लेंगे कभी उसको देख लेंगे। तो उससे मैंने मॉक टेस्ट आपने सर डाला हुआ उसमें ढेर सारे, तो उस मॉक टेस्ट का मैंने सबका पीडीएफ बना लिया था, मतलब लिख लिया, नोट कर लिया था, ताकि वो काम आने वाले हैं। क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि भाई क्वेश्चन का जो डेप्थ है, कितना डेप्थ है क्वेश्चन का, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि भाई अगर ये क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूँ, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं अगर बना ना पाऊँ कम से कम हिला तो सकूं, थोड़ा तो एलिमिनेट कर सकूं, क्योंकि एलिमिनेशन बहुत काम आता है सर। आप अगर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप 2 भी एलिमिनेट करते हैं तो आप 50-50 ऑप्शन खेल सकते हैं उस क्वेश्चन पे। बिल्कुल तो आप, बिल्कुल। तो अगर आप एक केवल कर पा रहे हैं तो अब आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले तो बहुत अच्छा चांस है कि आप कर लेंगे। तो इसीलिए मेरा जीएस पोर्शन में मुझे डर नहीं था उतना। जीएस पोर्शन मुझे लग रहा था कि जितने भी बच्चे करेंगे उससे मैं मोर देन एवरेज करने वाला हूँ, ये मुझे था। मुझे ये था कि काश मैं 60-70 के आसपास करूं, ताकि एक नया ही स्कोर बने भाई, कि थोड़ा सा अच्छा स्कोर आए, और हो भी जाता सर। मैं ट्रू मतलब सच बोल रहा हूँ, हो भी जाता अगर मैं थोड़ा सा और पेशेंस रखता। मतलब कि थोड़ा सा ऐसे मैंने रॉ आ रहे थे 51, लेकिन निगेटिव मार्किंग होके मेरा 42 हो गया। तो मैं था कि अगर 1-2 क्वेश्चन और मैं सही करता तो 60 में पहुंच जाता, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते सर उसको। चलो कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा बहुत तो चलता है, बट ठीक है, ओवरऑल आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, इससे तो बड़ी बात क्या है। सर और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे पेरेंट्स खुश है सर। अरे क्योंकि बहुत। क्योंकि अगर वो खुश नहीं है ना तो मेरे लिए कुछ मतलब कि कुछ है ही नहीं फिर। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि जिंदगी में भाई कुछ नहीं चाहिए, अगर वो खुश है इस चीज से, तो भाई मैं यही एग्जाम 10 बार क्वालिफाई कर जाऊं। और बोलिए आप कौन सा एग्जाम निकालना है आपको। क्योंकि मैं सर ऐसा रहता ना कि पापा मम्मी को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ, पापा मम्मी को कोई भी कुछ बोल देता है तो मतलब कि गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है मुझे। हालांकि हंस मतलब कि मेरे साथ अगर जो रह रहा है, हंसते हंसते उसका मतलब कि दिन बीतने वाला है, लेकिन पेरेंट्स को लेकर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता हूँ सर। ओके। तो शिवम, मैं आपसे एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपने किन टीचर्स को फॉलो किया, और हाँ सर। उनकी कोई बुक्स फॉलो करी या उनके कुछ कोर्सेज को फॉलो किया, ठीक है? तो आप बिंदास मतलब आराम से बोल हाँ सकते हैं, किसी भी टीचर का नाम बोल सकते हैं। हाँ हाँ सर। कहाँ से भी आपने पढ़ा है उसके बारे में आप बिल्कुल बताइए कि मैथ्स आपने वहां से पढ़ा। अगर किसी का पेड कोर्स भी लिया तो वो भी आप बता सकते हैं। हाँ सर मैं बताता हूँ। एक्चुअली में सर मैंने बताया कि मैथ्स का मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। तो मैथ्स का मुझे जब डाउट आता था तो मैं यूट्यूब पे जाता था, वहां पे आदित्य रंजन सर का मैं वीडियो देखता था, और अ, अभिनय सर का। अभिनय सर का मतलब कि उनका वीडियो देखने में मजा आता था, क्योंकि मैं चाहता भी उनसे बात करूंगा कभी। अभिनय सर का और आदित्य रंजन सर का मैं वीडियोस देखता था। और क्योंकि सर मैंने आपको बताया ना, टाइम नहीं है तो हमें जो नहीं आ रहा है वही देखना है केवल। कि मुझे भाई अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो जाके फटाक से 2 घंटे का वीडियो देख लेते, 1 घंटे का क्लियर हो जाएगा फटाक से, इसमें दिक्कत नहीं होगी। वो मैंने काम किया सर। कोर्स मैंने कोई भी मतलब कि कंपटीशन का कोर्स वैसा नहीं लिया कि भाई अब प्रॉपर तैयारी करते, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। और सर रीजनिंग की जहां तक बात है तो रीजनिंग का सर क्या कहते थे, जब मैं बनाता था तो कुछ कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स में मुझे दिक्कत हो जा रही थी, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन आ रहा था टेक्स्ट बुक में, और डर भी लग रहा था कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो फंस ना जाए। तो वो भी मैंने यूट्यूब पे कुछ कुछ विक्रमजीत सर का ही 1-2 वीडियो मैंने देखा, और ज्यादा मैंने टाइम उस पे स्पेंड नहीं किया। 1-2 वीडियोस देख के ही समझ में आया कि चलो ऐसा होगा। और कैलेंडर वगैरह वाला कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने देख लिए कि कैसे बनेगा, तो वो सब मैंने रीजनिंग से किया था। क्योंकि रीजनिंग का सर आप ज्यादा टाइम उस पर आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको देना है टाइम तो यहीं पे क्या कहते हैं, मैथ्स पे ही आप दे सकते थे और जीएस पे दे सकते थे, जिनका वो जीएस कमजोर है। बात रही सर इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैंने आपको बताया कि 10 तक मैंने केवल एक टीचर थे हमारे विकास श्रीवास्तव सर, वो इंग्लिश के मतलब सुपर आदमी है।
और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। और जब वो पढ़ाते थे मैं बहुत डर लगता था। मैं सर से बोलता था कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा मेरे दिमाग में जा रहा है कि कभी मिटेगा नहीं फिर। तो उसी टाइम में उन्होंने ना, मतलब मुझे अब याद आता है कि उस समय वो एसएससी का एक बुक आता था, एमबी पब्लिकेशन की, अभी भी आती है। तो उससे वो हमें नरेशन, वॉइस, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब उन्होंने बहुत कराया। क्योंकि मैं पहला स्टूडेंट था, जब वो नबीनगर में आए थे तो मैं पहला स्टूडेंट था जो उनके पास गया था। और उसी टाइम में मैं अपने से 5 साल छोटे बच्चों के साथ भी पढ़ा और अपने से 5 साल बड़े बच्चों के साथ भी पढ़ा, काफी सीनियर सीनियर लोग के साथ। और सर ने मेरा बेसिक्स बहुत मजबूत कर दिया था। और उसी टाइम में मैंने ओलंपियाड में भी मेरा स्टेट रैंक 8 आ गया था। तो मैं कहा कि चलो भाई ठीक है, अब तो इंग्लिश में वैसा कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद मैं कहीं इंग्लिश का कोर्स नहीं किया, मतलब कि कोई बुक वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं। एग्जाम के कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था कि एंटोनिम सिनोनिम्स में मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि वोकैबुलरी का मेरे पास प्रॉब्लम था, इशू था मेरा। तो मैं कहा कि वोकैबुलरी में इशू आएगा तो क्या किया जाए। कि मैं गया ऑथेंटिक सोर्स के पास, हमारे गौरव घर के पास, और टेलीग्राम पे उनका वीडियो देखा। मैंने देखा कि वही वीडियो यूट्यूब पे भी उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ था। तो मैंने उनका 2-4 वीडियो देखे और उससे मैंने काफी सारा जो वर्ड्स मुझे दिक्कत आ रहे थे वो मैंने नोट कर लिया। केवल 2 पेज में ही मैंने नोट किया कि यही सब, इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। और उसी के अनुसार मैंने मतलब कि इंग्लिश का किया। उस समय मुझे कोई टीचर का पता ही नहीं था कि भाई कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं इंग्लिश में एकदम नहीं टाइम देना चाहता था। मुझे तो अभी जाके पता चला कि नीतू मैम है एक, जो कि इंग्लिश पढ़ाती हैं। हालांकि उनका कोई बुक था मेरे पास, लेकिन मैं ज्यादा दे नहीं पाया था टाइम, क्योंकि मैं जो सर ने पढ़ाया था उसी के हिसाब से था मेरा। और सर रहा जीएस का पोर्शन, इंटरनेट कनेक्शन। हाँ सर, उसके बाद सर मैंने जीएस का पोर्शन जो है सर, तो मैंने आपको बताया कि मैं 1 साल थिएटर करने के बाद फिर मैं पढ़ाई पे लग गया था। तो उस टाइम में मतलब कि केवल थोड़ा मोड़ा ही, मतलब टेलीग्राम ही था जो कि मैं, मुझे पता था। और उस टाइम में मेरा पॉलिटी का भी कोई नहीं था, ज्योग्राफी का कोई नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं टेलीग्राम से ही यूपीएससी के लिए मैं लग गया था उसी टाइम से ही, कि करते हैं अब। और यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा सा कि बेसिक्स पहले क्या होता है, बेसिक्स को थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि उस समय पार्लियामेंट नाम आता था तो समझ में नहीं आता था कि क्या प्रेसिडेंट, भी नहीं पता था पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, कुछ नहीं आइडिया था। थोड़ा सा मैंने बेसिक्स किए। उसके बाद विजन का ही कुछ कुछ वीडियोस में मुझे मिला, वहां से मैंने पूरा पॉलिटी किया, लक्ष्मीकांत लिया उसके बाद। और लक्ष्मीकांत को भी काफी हद तक पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन काफी हद तक मैंने उसे पढ़ा। और उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन दो हमको भाई, कोई भी क्वेश्चन दे दो बनाने के लिए, मेरा आंसर चेक करो, और उसमें कोई नहीं मिल रहा था मुझे। पॉलिटी मैंने किया वहां से और बहुत अच्छा हो गया था सर मेरा, मतलब फ्लुएंट हो गया था। फिर उसके बाद मैं ज्योग्राफी पे जंप किया कि अब ज्योग्राफी की बारी, पॉलिटी हो गया, अब ज्योग्राफी की बारी। फिर ज्योग्राफी को भी मैंने थोड़ा बेसिक से किया। और फिर पूरा मैंने ज्योग्राफी का जितना जीसी लियोंग वगैरह की बुक जो थी वो मैंने कंप्लीट की, पूरा ज्योग्राफी कर लिया। और उसके बाद सर हिस्ट्री की बात आई तो उसी टाइम में कोरोना आ गया था, मैं आ गया घर। और मेरा उसी टाइम से हिस्ट्री मतलब कि है ना बिगड़ गया। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर दिख गए आप। और आप दिखे तो आपका फिर मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे उस टाइम में ना क्वेश्चन से अच्छा ही नहीं लगता था कि एक क्वेश्चन है फिर उसका एक आंसर हो गया, ऐसे तो 1 लाख क्वेश्चन होंगे, फिर वैसा कैसे होगा कवर। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, और आपका एक क्वेश्चन हिस्ट्री से भी है तो आप उसे साइंस तक लेके जाते हैं। तो वो चीज मैंने देखना स्टार्ट कर दिया कि चलो भाई हिस्ट्री का। और उसी टाइम में सर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा बेसिक्स बहुत क्लियर कर दिया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मुझे अब भी डर नहीं लगता मॉडर्न हिस्ट्री से। और उसी के टाइम में मैं कहा कि अब कॉम्प्रिहेंसिव भी थोड़ा देख लेता। तो अन अकेडमी का मैंने कुछ महीने का, 3 महीने का मैंने थोड़ा सा कोर्स करने का सोचा कि थोड़ा सा अन अकेडमी का देखते हैं। तो उसी टाइम में मेरा केवल रिवीजन फेज ही चल रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो मैं रिवीजन के थ्रू ही कर रहा था उस चीज को। और फिर से मैं कहा कि चलो हो गया, रिवीजन हो गया जो पढ़ा हुआ था। हिस्ट्री का मुझे बार बार दिक्कत आ रहा था। मैं कहा कि मॉडर्न हो गया है, एंशियंट का देखते हैं। तो फिर सर मैंने आपका एंशियंट वगैरह देखना स्टार्ट किया, मेडिवियल देखना स्टार्ट किया। फिर कुछ टाइम बाद, मतलब बाद में मुझे पता चला कि आपका कोर्स है ऑलरेडी। तो फिर मैं टेलीग्राम पे देखा कि पहले टेलीग्राम पे देखते हैं, तो टेलीग्राम पे वीडियो मिल गया। मैं मजा नहीं आ रहा है, पैसा देके पढ़ने में ज्यादा मजा है। मैंने कोर्स लिया अपनी दी के मोबाइल पे। कोर्स लेने के बाद मैंने देखना स्टार्ट किया, और इसको भी, अपनी दी को भी बोला कि भाई स्टार्ट कर दो सर का, कुछ मत देखो इधर उधर, यूट्यूब पे वीडियो देखो। क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन आप सर एक वीडियो में नहीं, बहुत सारी वीडियो में आता है, और उसके बाद ना दिमाग में सर्कुलेट होने लगता है कि यही चीज तो सुना हुआ है, यही चीज तो सुना हुआ है।
और आपके मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं है कि सर कोई डिफरेंस है कि आप यहाँ कुछ और पढ़ा रहे हैं वहां कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज फिर से दिमाग में चलने लगती है। हाँ ये सर तो बोले थे, ये सर तो बोले थे। और उसके बाद मैंने नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया। जीएस के पोर्शन पे मतलब इतना अच्छा कमांड हो गया था, मुझे लगता था कि भाई हाँ जीएस के पोर्शन में मुझे दिक्कत यहाँ पे आती थी थोड़ी सी, इकोनॉमिक्स वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कवर कर लिया था अच्छे से। तो अब इकोनॉमिक्स में भी दिक्कत वैसे नहीं आती है। और अभी जब टाइम आया तो मैं कुछ टाइम पहले मॉक टेस्ट जितना आपने 10,000 एमसीक्यू में डाला था, मैं दिल्ली में ही था, मैं कहा कि चलो इसे करते हैं, क्योंकि काफी सारा फोल्डर्स था उसमें ऑलरेडी, फिजिक्स का अलग केमिस्ट्री का अलग। तो बायो में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि बायो मैंने पढ़ा नहीं था, पीसीएम था मेरा 12th में, तो बायो मैंने नहीं पढ़ा था। तो मैं कहा कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो मॉक टेस्ट में आप सब मिला के कराते हैं ना सर, तो वो मेरे लिए बेनिफिट कर रहा था। तो उसी को मैंने एक साथ लिया, कहा कि ये सही है, अगर कुछ भी होता है तो ये मैनेज कर लेगा। तो उसमें सब मिल गया मुझे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब मिलके मैं कहा कि अब ये मुट्ठी बन गया है, अब देते हैं एग्जाम। ठीक है। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने क्या-क्या चीज़ें सोर्सेज़ फ़ॉलो किए, किन-किन टीचर्स को फ़ॉलो किया। क्योंकि ये मेन ना बहुत देखो ऐसे होता है कि बच्चे हर जगह पे देखते हैं कि मुझे क्या बेस्ट है। क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी क्लियर कर जाता है, जो जैसे अभी आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, तो शायद आपकी बात को थोड़ा-सा समझे, सुने और उसी तरीके की वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करे और सो दैट आगे वाले जो एग्ज़ाम्स उसके आएँगे, तो वो क्लियर कर पाएगा। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो आपने अपनाई है। जो आपने बताया कि किस तरीके से आपने मॉक टेस्ट दिए, कैसे आपने पढ़ा, थ्योरी का पोर्शन कैसे पढ़ा, फिर उसके बाद आपने बताया मॉक टेस्ट मैंने सबसे ज़्यादा लगाए हैं और यस मॉक सर। मैंने प्रेफ़रेंस ज़्यादा दी है। तो आई विश मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स अभी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, वो भी इसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेंगे कि हाँ, मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी हैं और वो हाँ सर। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे शिवम, जैसे अभी टियर 1 का एग्ज़ाम था और टियर हाँ 2 का, सर। तो आपने जैसे उसके पोर्शंस होते हैं मतलब हिस्ट्री सॉरी ये जीएस और मैथ्स, इंग्लिश ये वो। यस सर। आपने किस-किस पोर्शन को क्या-क्या टाइम दिया? कुछ है आइडिया आपको? क्या हाँ कि सर, मेरा ऐसा था सर कि मुझे, तो मैंने आपको बताया मैथ्स का मेरा इशू आ रहा था, तो मैंने ये सोच लिया कि 1 घंटे का एग्जाम है, हाँ, मुझे 6 मिनट मैक्सिमम लगेंगे जीएस पोर्शन में, हाँ, 8 मिनट से 9 मिनट मुझे लगेंगे इंग्लिश के पोर्शन में। क्योंकि और ये उसके बाद हाँ जीएस का मैं कहा ना कि जीएस का टाइम ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। हाँ, हाँ, अगर एलिमिनेट करना तो वहां पे आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, नहीं तो या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। तो सबसे कम टाइम मैं जीएस को, फिर उससे कम थोड़ा सा ज्यादा टाइम इंग्लिश को, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम रीजनिंग को, और मैं बता रहा हूँ सर लगभग 25 से 26 मिनट मैं देता था मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स में बहुत टाइम मेरा खा जाता था। हुँ, हुँ, तो हुँ, ऐसे मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और मैंने सर मॉक टेस्ट देता था। पहले मुझे नहीं पता चलता था कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, क्योंकि लगे हुए हैं कि यार ये तो बनेगा, ये तो बनेगा, लेकिन नहीं हो पाएगा आपसे। अगर आप स्किप नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप गलती कर रहे हैं। और वो गलती आप तभी सीख पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आपको लगेगा कि यार पीछे का क्वेश्चन जो जीएस का था वो तो बना सकता था मैं, हुँ, 1 मिनट में जो मैं इधर मैथ में गलती किया, केवल काट कूट कर रहा था, वो उस 1 मिनट में 5 क्वेश्चन जीएस का सही कर सकता था। हुँ, तो हुँ, वो चीज आपको सर मॉक टेस्ट ही बताएगा। तो हुँ, इसीलिए मैंने टाइम इसी के अकॉर्डिंग सर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो बढ़िया है शिवम मुझे लगता है कि जो ये स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, ठीक है? सो मैं बस अभी हम इंटरव्यू क्लोज़ करेंगे लेकिन जाने से पहले आप हमारे स्टूडेंट्स को जो है कोई मैसेज देना चाहें और क्या कहना चाहते हैं? जो आपके मन में है, आप बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। सर स्टूडेंट से ज्यादा है सर पेरेंट्स का आप पे क्या रोल है, हुँ, क्योंकि ना सोसाइटी कुछ भी कहे ना, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, तो बहुत इजी हो जाता है सर एग्जाम। अगर पेरेंट्स का दबाव नहीं है आपके ऊपर, हुँ, तो आप उस चीज को फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए कि पापा कुछ प्रेशर नहीं दे रहे हैं। आप वो प्रेशर आप पे खुद पे आ जाता है, क्योंकि पापा आप पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपकी मम्मी आप पे कुछ नहीं बोल रही है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको अब जिम्मेदारी लेना है। हुँ, अगर ये आने वाले 1 साल जो है ना सर, आने वाले 1 साल मैं बता रहा हूँ, आने वाले 1 साल में अगर आप जॉब ले लेते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम होगा। गोल्डन फेज अपना मान लीजिए कि अगले 1 साल में इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं कि इस बार ले लिए, फिर भाई जो करना है जिंदगी में कर सकते हैं। कम से कम एक सीट अपना, एक बर्थ बुक कर लेते हैं, फिर हुँ, आगे का देखते हैं क्या होता है। हाँ मानते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, बीपीएससी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए भाई, कि सोशली आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा सोसाइटी को कुछ दे, हुँ, उस माइंडसेट से लेके चलिए। और ज्यादातर आप जॉब के पीछे भागने से ज्यादा बेटर है कि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का कोशिश करिए।
ये क्वालिफाई करने के बाद ही वो आगे का प्रोसेस है। लेकिन हम पहले ही सोचते हैं कि हम जॉब ले लेंगे, इतनी सैलरी होगी, वो होगा वो होगा। आप बहुत पहले ही आगे चले जाते हैं। आप देखिए कि एग्जाम क्वालिफाई कैसे करूं मैं, क्या मैं अगर इतना नंबर ला रहा हूं तो इतना में क्वालिफाई हो जाऊंगा, कि क्वालिफाई होने से मुझे 10 नंबर और ज्यादा लाने होंगे। तो उस चीज को थोड़ा सा आपको, मतलब थोड़ा सा अपने अपने अंदर ही आपको देखना होगा कि भाई मैं, क्योंकि आप सामने वाले से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं आप झूठ बोल रहे हैं किसी से तो आपको तो पता ही नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज अपने आप में सेल्फ एनालिसिस ही करना पड़ेगा कि क्या, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा है तो क्या क्वेश्चन की गलती थी, तो उसने ऐसा क्वेश्चन है इसलिए नहीं हुआ, कि आप में कहीं गड़बड़ी रह गई, कि आप में कहीं कमी रह गई, कि 1% और एफर्ट डालता मैं तो शायद मैं लाइन के उस पार रहता। तो ये थोड़ा सा एक चीज है सर। और मैक्स टू मैक्स ऐसा रिवीजन करने के लिए उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर टाइम कम है आपके पास, मॉक टेस्ट देते रहिए, उसी चीज को देखिए। अगर नहीं आ रहा है कोई एक क्वेश्चन में बार बार फंस रहे हैं, उसी चीज को फटाक से जाइए, आंख बंद करके 1 घंटा सोचिए कि मैं 1 घंटा ज्यादा लगेगा। मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, आप कोर्स नहीं ले सकते मत लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, फटाक से उस चीज को देखिए और क्लियर करके तुरंत आके देखिए कि अब मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं। ये मतलब कि सर यही मैंने फॉलो किया था। नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे गया, देखा, आके यहाँ पे भाई अब क्लियर हो गया। तो वो आप देखेंगे तो आप उसी समय आपका क्लियर हो गया डाउट, कि भाई अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज है सर, कि छोटा छोटा। और मैं सर ऐसा नहीं था कि 1 महीना में ये होगा। मैं टॉपिक वाइज रहता था कि दिन भर में मुझे ये टॉपिक क्लियर कर लेना है, उसमें से देखते हैं कितना हो पाता है। तो उसी के अनुसार मैं चल रहा था सर। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते का बना लिया कि ये वो, और पता चल रहा है कि 1 हफ्ते तक हम रूटीन ही सेट कर रहे हैं और फिर आज से स्टार्ट करेंगे, कल से आज सो लेते हैं, कल खा लेते हैं, ऐसे ही होते रहता है। इसीलिए सर मैं कहा कि छोड़ो वो सब प्लानिंग काम नहीं आएगी। छोटा बीट्स एंड पीसेस में चलेंगे तो सर काम हो जाएगा सर। और बहुत टफ नहीं है सर एग्जाम। अगर आप पढ़े हुए हैं ना, एग्जाम टफ नहीं है, निकल जाएगा। और अब तो और आसान हो गया है। हाँ, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया है। क्वेश्चन पेपर इजी हो गया लेकिन कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं उस चीज के लिए, और उन्हें भी लग रहा है कि अब निकल जाएगा। इसीलिए आपको अपने तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, मोर देन एवरेज थोड़ा सा बनना होगा आपको। तो यही मैसेज है सर। और पेरेंट्स का ख्याल रखने का मतलब है, क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ सर अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा, मतलब कि मेरे एक और अंकल है राम चाचा, वो ना, मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं कि केवल कॉल करो मुझे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैं दुनिया के किसी कोने में फंसा हूँ, पापा को मैं कॉल करता हूँ, वो सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसा है सर, मतलब सब फैमिली सपोर्टिव है सर मेरी। और वही है सर कि मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे टीचर्स भी मिले ऐसे, मतलब कि नेक्स्ट जिंदगी मिलती है ना सर, तो मैं चाहूंगा कि यही पेरेंट्स रहे मेरे पहली तो, और फिर टीचर्स भी यही मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर तो। ठीक है, थैंक यू शिवम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को बताया कि आपने ग्रेजुएशन में किस तरीके से आपके फेलियर्स भी रहे हैं, फिर भी आप पीछे नहीं हटे। और हालांकि आप पीछे हट भी सकते थे, बहुत सारे चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, और किस तरीके से कंट्रोल किया अपने आप को, फैमिली का भी ध्यान रखा, फैमिली ने आपका ध्यान रखा, और प्रीलिम्स में कैसे ध्यान दिया आपने, फिर मेंस में कैसे एग्जाम दिया। सो ये जो चीज़ें हैं आपकी, जो आपने इस इंटरव्यू में बताई हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स को ये चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि यही चीज़ें मेनली हर स्टूडेंट फेस करता है। वो क्योंकि तो स्टूडेंट फेज में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें आती हैं, और हम छोटी सी चीज़ को भी अपने ऊपर लगा लेते हैं कि हाँ, ये ऐसे मेरे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा। हालांकि वो सबके साथ हो रहा होता है, सबके साथ होता है सर। सबके साथ हो रहा होता है। तो बहुत बढ़िया शिवम मुझे लगा, और मैं विश करता हूँ कि आप जो है आगे, जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे भी जो है सिलेक्ट हों और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। एंड हाँ सर, एकदम सर। मैं वही है सर कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए सर। आप जैसे पढ़ाते हैं सर, एकदम बिंदास पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते रहिए सर। मतलब कि जितना आप ग्रो करते हैं उतना ही आपके क्रिटिक्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं भी कुछ टाइम पहले देख रहा था यूट्यूब पे, बहुत चल रहा है ये स्लेजिंग टाइप का टीचर्स में ही और ये सब। लेकिन मैं जान रहा था 2-3 टीचर्स है जिनको कुछ नहीं होने वाला है। एक गौरव गर्ग सर है, एक विपिन गोयल सर है, अविनाश सर, मतलब थोड़े कुछ कुछ टीचर्स थे। मैं जानना था कि यार, मैं सोचा कि आपको मैसेज भी करूँ सर, लेकिन मैंने आपको मैसेज नहीं किया कि सर नहीं छोड़ते हैं ये सब बात को। तो वो मैंने छोड़ दिया कि चलो छोड़ते हैं। और भी सर मैंने
काफी सारे प्लान आइडियाज वगैरह बना के रखे हैं, लेकिन अभी सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना बता दूंगा तो घर वाले क्या प्लान है भाई, ऐसा ऐसा है, तो वो सब मैं थोड़ा सीक्रेट रखा हूँ। टाइम आते आते, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी सर बहुत सारी चीज मैं करना चाहता हूँ। मैं ऐसा है कि मैं एक्टिंग की दुनिया में थोड़ा सा जमाना है, क्योंकि थोड़ा सा है मुझे कि अगर आता है तो एनिमेटेड टाइप का कुछ मैं करूँ। और थोड़ा सा मतलब कि और भी चीजें हैं सर, मतलब कि मैं अलग है सर, मतलब कि सोसाइटी को मैं कुछ कुछ थोड़ा सा ही 5% ही कंट्रीब्यूट करके जाऊं यहाँ इस दुनिया से। वैसा मेरा थोड़ा सा सोच है कि अपना तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सोसाइटी को करके जाते हैं ना, उस टाइप का सर मैं सोच रहा हूँ। और करूंगा ही सर, बिना उसके किए तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया है शिवम। माहौल ही मिला है मुझे ऐसा। आपने एग्जाम क्लियर किया है, आप ऑलरेडी एक सर्विस में भी जाएंगे, तो वहां पे भी आप देश का ही काम करेंगे। तो हाँ सर। बस यही है, और बस लगे रहो। जो आपकी सोच है या जिस तरीके की आप चीजें सोच रहे हैं, मैं विश करूंगा कि आप जो है वो चीजें सारी आपको मिले। और आपकी मेहनत इसी तरीके से आप जिंदगी भर मेहनत करते रहें और चीजों को आगे लेके चलते रहे। हाँ, थैंक यू सो मच सर। मेरा जितना भी पॉजिटिव है सर, वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, और जितना भी निगेटिव है मेरे अंदर, वो मेरे बाहर से लिया हुआ है, मैं यही मानता हूँ। चलो कोई बात नहीं, और मैं आगे भी इंटरव्यू लेंगे अगर आप कोई और एग्जाम क्लियर। हाँ और एकदम सर, मैं तो रेडी रहूंगा कि वो स्ट्रेटेजी भी हम जो है स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। अगर आप बीपीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं या यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं, तब भी हम उनसे बात करेंगे। मैं आपको अश्योर करता हूँ सर, विद इन अ ईयर फिर शायद हम मिल जाएं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्यूचर। अब तो सेट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके। अभी सर स्टार्ट हो गई है, अब एक बिगनिंग मिल गया है, अब इसे आगे लेके जाना है। ठीक है। टेक केयर शिवम। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यार अच्छा लगता है यार बात करके।